हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या है, ये क्यों लाया गया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाने का मेन रीजन ये था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए एक्ट लाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म है एनवायरमेंट, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि एनवायरमेंट का क्या मतलब है। तो एनवायरमेंट वो कंडीशंस है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। दोज कंडीशंस इन विच वी आर लिव, वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंट। ओके, तो ये जो एनवायरमेंट है वो मैन मेड एक्टिविटीज के थ्रू यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, उनसे क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। ओके, तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमारे, तो आप इन्हें वहां से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is an act of the Parliament of India. They relate to the protection and improvement of the human environment and the prevention of hazards to human beings, other living creatures, plants and property. तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये एक्ट क्यों लाया गया था, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, प्रॉपर्टी है, ह्यूमन है, इन सब के प्रिवेंशन के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एनवायरमेंट एक्ट लाया गया था। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनेक्टेड क्यों किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड डेट कमेंस्ड 9 जनवरी 1986। डेट कमेंस्ड का मतलब यहाँ पर है कि हमारे प्रेसिडेंट ने किस दिन इस पर साइन किए थे, 9 जनवरी 1986 को किए थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड केम इनटू फोर्स, कि ये फोर्स में कब आया था, पूरी तरह से लागू कब हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। तो ये तीनों जो टर्म है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इनेक्टेड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया ने जो ये एक्ट इनेक्ट किया था वो आर्टिकल 253 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के अंडर इनेक्ट किया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 253 इसके अंडर ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया गया था। और ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर्स को। तो ये चैप्टर 1 जो है वो इंक्लूड करता है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन को, प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन है सच एज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके डेट ऑफ कमेंसमेंट और फोर्स में कब आया, ये सारी जो इसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो सारी चैप्टर 1 में दी गई हैं। एंड चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर 2 डिस्क्राइब्स जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जनरल पावर्स दी गई हैं वो सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर 2 में। एंड चैप्टर 3 में गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द give the central government the power to take action to protect the environment। चैप्टर 3 में ये दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या एक्शंस ले सकती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये चैप्टर 3 में दिया गया है। और चैप्टर 4 में दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को टू अचीव दीज गोल्स, की एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। तो इसके जो चारों हमने चैप्टर्स पढ़े उनमें क्या क्या दिया गया है, चैप्टर 1 में दिया गया है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, एंड चैप्टर 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जनरल पावर्स दी गई हैं वो डिस्क्राइब किया गया है। एंड चैप्टर 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दिया गया है। चैप्टर 4 में गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो दिया गया है। तो ये आप लोग को ये चारों जो चैप्टर हैं वो पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। हम आते हैं हमारे रीजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर्म, कि हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये बना क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है इसके बनने के पीछे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, द डिसीजंस वर टेकन इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सबसे फर्स्ट जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में। और इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे का रीज़न ये था
क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने थे, तो कुछ डिसीजंस लिए गए थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये कॉन्फ्रेंस तब हुई थी और ये ही हमारे जो इंडिया है उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के पीछे का रीजन ये था, क्योंकि इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो द प्रोग्राम वॉज सेटअप इन जेनेवा, और ये जो प्रोग्राम है वो जेनेवा में सेटअप हुआ था, ये आपको याद रखना है। in which India participated to take appropriate steps for the protection and improvement of human environment। और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और जो एनवायरमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने के लिए उसने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, और बाद में इसीलिए ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया इंडिया के अंदर। एंड सेकेंड जो रीजन था वो ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी, और विच वॉज कंसिडर एज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी इन इंडिया। ओके, क्योंकि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये रात को हुई थी, और उस टाइम एक जो हार्मफुल गैस है उसकी रिलीज होने के कारण ये हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल गैस रिलीज हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसैनेट, MIC भी बोलते हैं इसे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेजेडी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी। ओके, तो ये दो जो रीजंस हैं उनके कारण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ओके, नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट आर, कि एक्ट जो है वो बनाया गया है लेकिन इसके पीछे के क्या उद्देश्य है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको बनाने के पीछे, तो ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप लोग को इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनवायरमेंट की जो कंडीशंस हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस मेड एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट that was held at Stockholm in the year 1972। ये आप लोगों को पता होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम में 1972 में, तो उसमें जो डिसीजंस लिए गए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करना उन डिसीजंस को इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, नेक्स्ट है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट ऑल दोज हु हार्म द एनवायरनमेंट, और उन सभी लोगों के लिए एक्शंस लेना, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना उन सभी लोगों के अगेंस्ट जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। ओके, तो हम सभी लोगों को अपने अपने लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की कोई नीड ना हो। नेक्स्ट है टू एनफोर्स लॉज ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन द एरियाज दैट आर नॉट इंक्लूडेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉज, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ऐसे एरियाज जहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं बने हुए हैं वहाँ पर लॉज को लेकर आना, एनफोर्स करना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है to give all the powers to the central government to take strict measures for the environment protection। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर्स देना, जैसा कि हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है जिसमें जनरल पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो ये एक्शंस लेने के लिए जो पावर्स दी गई हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं चैप्टर 3 में। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकती है, वो सभी स्ट्रिक्ट मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रेगुलेटिंग एजेंसीज, और बहुत सारी रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पर जो कि रेगुलेट कर रही हैं कि किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, इन सभी कामों को रेगुलेट कर रही हैं, तो उन सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पनिशमेंट टू दोज हुज inculcate in endangering the human environment safety and health। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना उन लोगों के अगेंस्ट जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के लिए पनिशमेंट और उन लोगों के लिए बहुत सारी पेनल्टीज दी गई हैं इस एनवायरनमेंट के प्रोविजंस के अंडर। ओके, द मेन गोल फॉर द एनवायरनमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस एनवायरनमेंट और इसका जो मेन गोल है इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ जाए, फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज कर पाए, तो इस तरीके से हमें यूज करना है हमारे रिसोर्सेज को, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, कि हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से हम यूटिलाइज करें। नेक्स्ट ये थे हमारे कुछ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स
इस एक्ट के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, क्योंकि जो एक्ट है इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी डिफाइन किए गए हैं कि कौन कौन से एरिया है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब है कि ऐसे एरिया जहाँ पर जो इंडस्ट्री है या फिर कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे कुछ एरियाज डिसाइड किए गए हैं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, वहाँ पर हम ये इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो ये कौन कौन से है? The areas on which restriction has been imposed by this act include Doon Valley in Uttarakhand में है, अरावली regions in अलवर राजस्थान and coastal zones and ecologically sensitive zones। तो ये कुछ zones हैं जहाँ पर हम restricted हैं, जहाँ पर कोई भी ये वाला इंडस्ट्री का काम नहीं हो सकता है, लगा नहीं सकता है कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री। ओके, तो ये एरियाज जो है वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है वाई इज ईपीए 1986 यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कॉल्ड द अम्ब्रेला एक्ट, कि हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बिकॉज इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट, क्योंकि ये प्रोवाइड करवाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करने में, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को साथ में मिलकर काम करना होता है। तो ये प्रोवाइड करवाता है ये एक्ट। एंड सेकंड रीजन था द पर्पज इज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन फ्रॉम द ओल्ड सोर्स सो दैट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि जो भी सभी जितने भी सोर्स हैं उन सबसे जिनसे भी पॉल्यूशन होता है उन सभी को कंट्रोल करना और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, सभी सोर्सेज को कंट्रोल करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। एक्ट लाइक और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है इसको अम्ब्रेला एक्ट कहने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं जैसे कि वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, ये बहुत सारे एक्ट जो हैं उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। क्योंकि इसके पहले ये जो एक्ट्स बनाए गए थे इनका कोई मेन ऑब्जेक्टिव से इनका कोई मेन रिस्पॉन्स निकल के बाहर सामने नहीं आया था, तो इन सभी एक्ट्स को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। एंड एक्ट लाइक वाटर एक्ट जो है वो कब आया था 1974 में, और एयर एक्ट 1981 में, ये आप लोग को याद रखना है। एंड एक्ट रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इन मर्ज इन दिस एक्ट, ये सभी एक्ट इस एक्ट के अंदर मर्ज कर दिए गए, बहुत सारे एक्ट, इसलिए इसे अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट इज आर करेक्टली मेंशन्ड, कि कौन सा इनमें से एनवायरमेंट एक्ट है जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पर। तो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हाँ ये बिल्कुल सही है, 1986 में ही आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में ही आया था। थर्ड है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, तो ये तो 1981 नहीं है क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि वाटर एक्ट जो है वो 1974 में आया था। एयर एक्ट जो है वो 1974 लिखा है, तो जो एयर एक्ट है वो 1981 में आया था। तो ये दोनों जो है थर्ड एंड फोर्थ ये गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चैप्टर सेकंड ऑफ ईपीए एक्ट 1986 इंक्लूड्स, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो चैप्टर 2 है उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें क्या लिखा गया है। फर्स्ट डेफिनेशंस, नहीं डेफिनेशंस इसके चैप्टर 2 में नहीं लिखी गई हैं। फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर 1 में आती हैं। थर्ड इज जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ये चैप्टर 2 में ही लिखी गई हैं। एंड फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स टू अचीव ईपीए ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चैप्टर 2 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट, कि जो सबसे पहली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पर वो कहाँ हुई थी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, फर्स्ट ऑप्शन है लंदन 1990, सेकंड इज स्टॉकहोम 1972, एंड थर्ड इज चाइना 1986, एंड फोर्थ इज इंडिया 1972। तो हमने जस्ट अभी ही पढ़ा है कि जो ये कॉन्फ्रेंस है सबसे पहली कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, और इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टॉकहोम 1972।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको लाने के पीछे के रीजन क्या है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया था, और इसके अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं, 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं, और ये चैप्टर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड है, इनमें क्या क्या लिखा गया है, और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसे एक अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स थे, हमारे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन सभी को इसमें मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसे अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब